Hello everyone. In previous class we had started new chapter of history, new empires and kingdoms. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कल नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने न्यू एम्पायर्स देखे थे कि कैसे न्यू एम्पायर्स इमर्ज हुए, जिसमें कि पावरफुल किंग्स थे जैसे कि समुद्रगुप्त थे, उसके बाद आए वो थे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर, देन आए हर्षवर्धन. ओके, सो कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. Our next topic is let's know more administrating the new empires and kingdoms. वो जो न्यू एम्पायर्स और किंगडम्स बने थे वो कैसे अपने रूल कैसे वो लोग रूल करते थे, कैसे वो अपने एडमिनिस्टर करते थे अपने एम्पायर को. So the way in which a government or a ruler manages its territories keep on evolving with time. जो उनका तरीका होता था गवर्नमेंट का रूल करने का, उसे मैनेज करने का अपनी टेरिटरीज को, वो टाइम के साथ इवॉल्व होता जा रहा था. कुछ पॉलिसीज़ और सिस्टम जो थी गवर्नेंस की वो तो सेम थी और कुछ में चेंजेस आए. सो लेट अस नो अबाउट द ओल्ड एंड न्यू पॉलिसीज, सिस्टम्स एंड अरेंजमेंट्स अडॉप्टेड बाय द रूलर्स टू मैनेज द न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. सो हम इसमें पढ़ते हैं कि कौन सी ओल्ड एंड न्यू पॉलिसीज़ थी, कौन से सिस्टम्स थे, अरेंजमेंट्स थे जो कि रूलर्स ने अडॉप्ट कर रखे थे ताकि वो अपने एम्पायर और किंगडम को अच्छे से मैनेज कर सके. Like earlier kings, land tax continued to be the main source of income for the new rulers. जैसे कि पहले वाले किंग्स करते थे लैंड टैक्स, वही अभी भी कंटिन्यू था क्योंकि वही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था रूलर्स का. लैंड पर जो वो लोग टैक्स लगाते थे उसी से उन्हें इनकम मिलती थी. द विलेज वॉज स्टिल द बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन ऑफ द किंगडम. जो विलेज एरिया होता है वही उनका बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन होता है. The rulers adopted many new ways of administration. They took various steps to get the support of powerful people who had money or political and military strength. Some such steps were जो रूलर्स होते थे उन्होंने बहुत सारे नए नए तरीके अपनाए एडमिनिस्टर करने के. बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने ऐसे लिए जिसमें कि जो पावरफुल पीपल होते थे, जैसे जिनके पास बहुत सारी मनी है या जिनके पास पॉलिटिकली और मिलिट्रिकल स्ट्रेंथ होती थी, उन लोगों का सपोर्ट उन्हें चाहिए रहता था. सो कुछ स्टेप्स इसमें बताई गई हैं. जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी. हेरिडिटरी मीन्स क्या होता है, जो जेनेटिकली चलता ही रहता है. फादर है, फादर के बाद उसका सन आएगा तो उसी को वही चीज़ दी जाएगी, वही पोस्ट सन को दी जाएगी. फिर सन आया तो फिर उसको वो चीज़ वही पोस्ट दी जाएगी. मीन्स वो उन्हीं के परिवार में हेरिडिटरी चलता रहता है, जेनेटिकली एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है. फॉर एग्जाम्पल द पोइट हरिसेना वॉज अ महादंडनायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर. जैसे कि जो उनके पोइट थे हरिसेना, वो महादंड नायक थे क्योंकि मीन्स महादंड नायक जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर होते थे जो कि जजमेंट का काम करते थे, तो उनके फादर भी वही थे. तो उनके फादर के डेथ के बाद वही पोस्ट उनके सन को दे दी गई, मीन्स हरिसेना को. समटाइम अ पर्सन वॉज अलाउड टू होल्ड मल्टीपल पोस्ट एट अ टाइम. कुछ टाइम ऐसा भी होता था कि एक ही पर्सन को बहुत सारी पोस्ट दे दी जाती थी एक साथ. जैसे कि पोइट हरिसेना थे, अब वो महादंड नायक भी थे, कुमार अमात्य भी थे, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर को कहा जाता है, और साथ ही साथ वो संधि विग्राहिका भी थे, जो मिनिस्टर होते वॉर एंड पीस के. ओके, फिर जो इम्पॉर्टेंट पीपल होते थे जैसे कि नगर श्रेष्ठी कैसे कहा जाता था, चीफ बैंकर को, या मर्चेंट जो होता था सिटी का उसे. सार्थवाह लीडर ऑफ मर्चेंट कारावंश, जो कारावंश के मर्चेंट होते थे उनका लीडर. और प्रथम कुलिका मीन्स जो चीफ क्राफ्टमैन होते थे. और एंड द हेड ऑफ द कायस्थ और स्क्रैप्स याद है ना आप लोग को, हमने फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में बहुत बार पढ़ा स्क्रैप वर्ड, जो कि हैंड से लिखते थे. रिटन डॉक्यूमेंट्स या अकाउंट्स जो भी होते थे वो हैंड रिटन होते थे पहले, तो उन्हें जो लिखने का काम करते थे उन्हें स्क्रैप्स कहा जाता था. वो लोग इन्वॉल्व रहते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ प्रूव्ड थी कि ये जो पॉलिसीज़ थी ये रूलर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी अच्छे से एडमिनिस्टर करने में. दे मेड सम इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स सो पावरफुल दैट द एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम इन द कमिंग टाइम्स. वो उन ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को इतनी ज़्यादा पावर दे देते थे
कि वो कभी कभी अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर लेते थे। Then new military policies. Some new rulers continued the earlier policy of maintaining a well-organized permanent army of foot soldiers, cavalry, elephants and chariots. कुछ रूलर्स ने कंटिन्यू रखी अर्लियर पॉलिसी जो होती थी उनकी मेंटेन करने की, जो वेल ऑर्गेनाइज्ड या उनकी जो परमानेंट आर्मी होती थी फुट सोल्जर्स की। फुट सोल्जर किसे कहते हैं? इन्फेंट्री को कहते हैं फुट सोल्जर्स। और कैवेलरी होती है जो हॉर्स के ऊपर बैठ के जो सोल्जर्स फाइट करते हैं उन्हें कैवेलरी कहा जाता है। और होते हैं एलिफेंट्स और चैरियट्स। वॉर तो देखी होगी आप लोगों ने, पुरानी जो हिस्टोरिकल मूवीज़ होती है उसमें वॉर बताते तो कैसे फाइट करते वो लोग। कुछ एलिफेंट्स के ऊपर होते, कुछ हॉर्स के ऊपर होते सोल्जर्स, कुछ फुट सोल्जर्स होते जो पैदल ही चलते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग तरह के सोल्जर्स होते थे। तो उन्हें मेंटेन करने की जो पॉलिसीज़ होती थी वो कुछ न्यू रूलर्स ने तो वही पुरानी वाली पॉलिसी ही अडॉप्ट कर रखी थी। द रूलर्स अपॉइंटेड सामंतास और मिलिट्री लीडर्स टू प्रोवाइड दैम विद ट्रूप्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। रूलर्स कुछ सामंतास को अपॉइंट करते थे या कुछ मिलिट्री लीडर्स होते थे जो कि उन्हें ट्रुप्स प्रोवाइड करते थे, मीन्स आर्मी प्रोवाइड करते थे जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती थी। सामंतास जो होते थे वो उन्हें लैंड दी जाती थी ग्रांट में रूलर्स की तरफ से, इंस्टेड ऑफ रेगुलर सैलरीज। मीन्स उन्हें सैलरी नहीं दी जाती, सैलरी के बदले में उन्हें एक पूरी ज़मीन दे देते थे कि इतना से इतना एरिया पूरा तुम्हारा, हमने तुम्हें दिया, यहाँ को तुम मेंटेन करना। Some powerful सामंतास tried to overthrow the weak rulers and set up their own kingdom. अब कुछ सामंतास जो होते थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो अगर कोई वीक रूलर हुआ तो उसे वो ओवरथ्रो कर देते थे और पूरा किंगडम वो खुद अपने कंट्रोल में ले लेते, अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम सेटअप कर लेते थे। देन मैनेजिंग विलेजेस। विलेजेस को मैनेज करने के लिए उन्होंने विलेज असेंबलीज बनाई हुई थी। असेंबली मीन्स होता है एन ऑफिशियल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स का या ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल मीटिंग होती है उसे कहा जाता है असेंबली। तो उसे मैनेज करने के लिए विलेज असेंबलीज लगाई जाती थी जिसमें कि ग्रुप ऑफ विलेजर्स होते थे सिमिलर सोशल स्टेटस के, मीन्स उनका सोशल स्टेटस सेम होना चाहिए। मैनी सच लोकल असेंबलीज हैव बीन मैंशनड इन पल्लवास इंस्क्रिप्शन। ऐसे कुछ असेंबलीज पल्लवास इंस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। एक सभा होती थी जो कि विलेज असेंबली होती थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, ठीक है। सभा किसे कहा जाता था? जो विलेज असेंबली ब्राह्मण लैंड ओनर्स की होती थी वो होती थी सभा। और जो होती थी वो विलेज असेंबली होती थी नॉन ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, मीन्स जो लोग ब्राह्मण नहीं होते थे उनकी असेंबली को कहा जाता था उर। और नगरम जो था वो ऑर्गेनाइजेशन था मर्चेंट्स का, ओके। असेंबलीज हैड वेरियस सब कमिटीज़ टू लुक आफ्टर डिफरेंट फंक्शंस। उन असेंबली में बहुत सारी सब कमिटीज़ भी होती थी जो कि डिफरेंट फंक्शंस को देखती थी, जैसे कि इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग हो गया, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन अलग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स अलग हो गया, बिल्डिंग ऑफ लोकल टेम्पल्स अलग हो गया एंड सो ऑन। अभी भी ऐसे ही होता है ना, हमारी गवर्नमेंट ने हर डिवाइड कर रखा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग है, हर चीज़ के अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं। वैसे ही पहले भी होता था। हिस्टोरियंस बिलीव दैट दिस असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। हिस्टोरियंस ने सब बताया कि जो असेंबलीज होती है कंट्रोल की जाती थी रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स के थ्रू। मीन्स पावर उसे ही दी जाती थी जिसके पास बहुत सारा पैसा होता था। देन लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसी होती थी? We get to know about the lives of ordinary people from plays and other written account of this period. For instance, in Kalidas plays, the king and most Brahmins speak in Sanskrit, while the men who are not kings, non-Brahmin men and women speak in Prakrit language. अब जो हमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में कैसे पता चलता? अब जो ये रूलर्स होते थे या इनके जो ऑफिसर्स मिनिस्टर्स होते थे, इन लोगों के बारे में तो इंस्क्रिप्शंस में, रिटन अकाउंट्स में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उन लोगों के बारे में हमें पता चलता है कुछ प्लेस के थ्रू, या किसी ने कुछ रिटर्न अकाउंट में उनके बारे में लिखा हो तो हमें पता चलता है। जैसे कि कालिदास थे, एक संस्कृत पोइट थे, इन्होंने अपने प्लेस में लिखा
कि जो किंग और मोस्ट ब्राह्मण्स होते थे वो लोग तो संस्कृत लैंग्वेज में बात करते थे, और जो मैन होते थे जो कि किंग नहीं होते थे या नॉन ब्राह्मण होते थे, या जो विमेन होती थी जो उनके ब्राह्मण नहीं होती थी, वो लोग प्राकृत लैंग्वेज में बोलते थे। सो एक छोटा सा प्ले का एक डायलॉग बताया गया है। कालिदास का एक फेमस प्ले है जिसका नाम है अभिजन शकुंतलम। उसमें की पिटिएबल कंडीशन बताइए पुअर फिशरमैन की। फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग। किंग दुष्यंत जो थे उन्होंने कॉस्टली रिंग दी थी शकुंतला को, जो कि एक्सीडेंटली एक फिश ने स्वेलो कर ली थी, मीन्स निगल ली थी। और फिशरमैन को वो रिंग मिली फिश के स्टमक में, और उसने डिसाइड किया कि वो किंग को रिटर्न कर देगा। जब वो पैलेस में गया तो वहाँ का जो गेटमैन था उसने उसे थीफ समझा, मीन्स उसे चोर समझा, और चीफ पुलिस ऑफिसर जो थे उसने भी बहुत रूड बिहेव किया फिशरमैन के साथ। लेकिन किंग जो था वो बहुत हैप्पी हुआ रिंग को देखकर, और उसने फिशरमैन को रिवॉर्ड दिया, मीन्स गिफ्ट दिया। पुलिस ऑफिसर और गेटमैन ने डिसाइड किया कि वो भी उस रिवॉर्ड में से शेयर लेंगे, और वो लोग फिशरमैन के साथ गए कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। ओके, तो वो पिटिएबल कंडीशन बताई है पुअर फिशरमैन की कि कैसे वो तो बेचारा रिंग लौटाने गया था लेकिन उसे ऐसा चोर समझ लिया और उसके साथ रूड बिहेव किया। देन द चाइनीज पिलग्रिम फा जियान wrote an account of the unfortunate treatment extended to the so-called untouchables by the powerful people of the Indian subcontinent। एक चाइनीज पिलग्रिम है, मीन्स चाइना से वो यात्रा करने आया था, फानजियान। उसने अपने अकाउंट में लिखा है कि जो अनफॉर्चुनेट ट्रीटमेंट होता था अनटचेबल्स के साथ पावरफुल पीपल के थ्रू, वो बताया है उन्होंने, उनकी कंडीशंस बताई है। उन्होंने लिखा है कि दे लीव अपार्ट फ्रॉम अदर्स, वो लोग दूसरों से अलग रहते थे। जब उन्हें गेट ऑफ द सिटी में एंटर करना था या किसी मार्केट प्लेस में एंटर करते थे वो लोग, तो वो एक लकड़ी के टुकड़े को स्ट्राइक करते थे, जिससे कि दूसरे लोगों को पता चल जाता था कि ये अनटचेबल आ रहे हैं, तो वो लोग उन्हें अवॉइड कर देते थे और उनके कांटेक्ट में नहीं आते थे, और उन्हें सिटी में रहने को भी परमिशन नहीं थी, वो लोग सिटी से बाहर रहते थे। उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई मैन एंटर कर रहा है टाउन में या मार्केट प्लेस में तो उसे एक लकड़ी के टुकड़े को स्ट्राइक करना होता था ताकि लोग उससे सेपरेट हो जाए, और उसकी जो आवाज़ सुनते थे लकड़ी के टुकड़े को स्ट्राइक करते थे तो आवाज़ आती थी, तो उस आवाज़ से वो लोग समझ जाते थे कि ये एक अनटचेबल है और हमें इसे अवॉइड करना है, इससे दूर रहना है, इसके कांटेक्ट में नहीं आना है। सो इस तरह का ट्रीटमेंट अनटचेबल्स के साथ किया जाता था। ओके।